कक्षा 8। हेलो बच्चों, आज हम आपको अध्याय 4 हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 4 का वीडियो नंबर 3 अब आप इसको देखें। इससे पहले इस पार्ट का 2 वीडियो आपके पास जा चुका है। ये आपका ये तीसरा वीडियो होगा। तो जैसा कि आप पीछे वीडियो में आप देखे हैं, आदिवासी सीखू और स्वर्ण युग की कल्पना, यही पाठ आपका है। तो यही हम पढ़ा रहे थे और इसमें अभी पढ़ाना बाकी है। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। देखें, अब पीछे आप पढ़े थे वन कानून और उनके प्रभाव को आपने देखा था। इसके बाद आप देखें, एक स्रोत 2 दिया गया है। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, यह दिया गया है वेरियर एल्विन एवं सामराव हिवाले, सांसाब्दी मैकल, पृष्ठ 316 से उद्धृत लिया गया है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके गीत से पता चलता था कि उनको कितनी परेशानी सहनी पड़ रही है अंग्रेजी शासन काल में या औपनिवेशिक शासन काल में। देखें आप, एक गीत छोटा सा। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहां से अंग्रेजों के इस देश में। तो इस तरह से इस कविता से, इस गीत से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आदिवासियों की जीवन दशा कितनी खराब हो चुकी थी औपनिवेशिक शासन काल में। अब आगे देखें आप, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए कानूनों का पालन किया। नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। आदिवासियों ने जो विद्रोह किया उसमें से मुख्य रूप से ये असम के थे। उनका नाम था सोग्रम संगमा। अब देखें व्यापार की समस्या।
व्यापार की समस्या में आप देखें 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी अब आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए हम रेशम उत्पादन की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। संथाल आदिवासी रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमिकोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमिकोषों के लिए 3-4 रुपए देने पड़ते थे। इसके बाद इन कृमिकोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र नंबर 8 में देख लें, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, कपड़े की बुनाई करती हुई आपको दिखेंगी। चित्र 9 में देखें, चटाई बुनती एक हाजांग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। अब देखें चित्र नंबर 10, बिहार के कोयला खदान या कोयला खदान में काम करते हुए आपको दिखेंगे। चित्र नंबर 10 में 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। कोयला की खदानों में, रानीगंज में और झरिया में जितने भी श्रमिक थे, उसमें से 50% खनिक वो बिहार के थे, वो आदिवासी थे। बिहार के नहीं बल्कि आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। तो इसके अलावा आपने देखा कपड़ा बुनने वाले आदिवासी, चटाई बुनने वाले और कोयला खदान में काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोग ही थे। अब देखें काम की तलाश की अगर बात होती है तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नजदीक से एक नज़र देखें। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी, नए करों
और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो इस तरह से आदिवासियों ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर विद्रोह किए थे। आगे देखें, आगे